जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, गोयला क्लासेस की तरफ से आपको एक फाउंडेशन कोर्स ऑफर किया जा रहा है और फाउंडेशन में हम जो आधार ले रहे हैं वो एनसीईआरटी ले रहे हैं, राइट। अब एनसीईआरटी क्यों लेते हैं? देखिए, एनसीईआरटी जो है वो जब बताती है, ठीक है, उसमें एक बेसिक्स होते हैं, राइट। और जब आपका बेसिक्स क्लियर होता है तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारी, जैसे कि अगर मैं पॉलिटी विषय की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमारी स्टैंडर्ड बुक है लक्ष्मीकांत, हमारी स्टैंडर्ड बुक है डीडी बासु, हमारी स्टैंडर्ड बुक है पी कश्यप की, राइट, और भी हैं। तो ये जितने भी राइटर होते हैं ये उम्मीद करते हैं जो हमारी किताब पढ़ रहा है वो ऑलरेडी जो है ये एनसीईआरटी पढ़ चुका है, राइट। अब एक जो भी बात मैंने कही है उसको एक तर्कपूर्ण बनाते हैं, मतलब कोई आधार रखते हैं इसके पीछे, ठीक है। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक आएगा, जो बात करेगा, जो ओबीसी के लिए आप देखते हैं जो आरक्षण दिया जाता है 27% का, 27% का, लक्ष्मीकांत में भी इसके बारे में बता रखा है, डीडी बासु में भी बता रखा है, राइट। क्योंकि इससे संबंधित जो केस है जिसे हम इंदिरा साहनी केस कहते हैं 1992 का, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। परंतु जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में हमें ये भी मिल जाता है इसका ऑर्डर नंबर क्या है, जिसे हम 3612 केस नंबर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहां से आपको केस नंबर भी पता चल जाता है, राइट। तो ये खूबसूरती है आपकी एनसीईआरटी की, ठीक है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स बिगिन द शो। तो यहां पर है, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। जो मेजर पॉलिसीज हैं उसके डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, राइट। तो यहां पर बता रखा है एक गवर्नमेंट ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर की बात की जा रही है, जो ऑर्डर नंबर है 3612। जैसे कि मैंने कहा है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। अगर आप मेंस लिखते हैं तो 3612 इतना याद रखिए, ऑर्डर नंबर काफी होगा, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे अगस्त 13, 1990 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक ऑर्डर को इश्यू करती है, ठीक है। और इट वॉज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। और इसका जो संख्या है वो 3612, यानी कि इसको एक साधारण तरीके से आप कहेंगे कि 13 अगस्त 1990 को एक भारत सरकार के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया जाता है, जो ऑर्डर नंबर है 3612, 36012, ठीक है, वो जारी किया जाता है। ये बात इसमें कही गई है, राइट। अब है, यहां पर है, इसमें बता रखा है कि ऑर्डर की प्रक्रिया क्या है, मतलब ऑर्डर में हस्ताक्षर कौन कर रहा है, यहां पर ये स्लाइड में आपको बता रखा है, राइट। तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले देखिए पिक्चर में मैं प्रधानमंत्री जी की फोटो लाया हूं, वर्तमान के जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी फोटो मैं लाया हूं। क्यों लाया हूं आइए देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर लिंक करते हैं। द जॉइंट सेक्रेटरी एन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो मंत्रालय है जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ये जो मंत्रालय होता है ये किसके अंतर्गत आता है? ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री होते हैं उनके अंतर्गत ये आता है। और वर्तमान में ये जो मंत्रालय है ये किसके अंतर्गत होगा? ये होगा हमारे नरेंद्र मोदी जी के अंदर, राइट। ये बात आपने याद रखनी है, क्यों? क्योंकि ये प्रधानमंत्री है, यानी कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने आप इस मंत्रालय का क्या हो जाएगा? मंत्री हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जो कैबिनेट बनाई जाती है उसका एक प्रमुख मंत्री होता है। तो ये जो आपका पोर्टफोलियो है, ये जो मंत्रालय है आपका पब्लिक ग्रीवेंसेस वाला, ये किसके अंतर्गत काम करता है? प्रधानमंत्री के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या है, इसी मंत्रालय के अंतर्गत जो एक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उससे जुड़े हुए जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो सचिव लेवल के लोग होते हैं, जैसे कि अगर आप एक छोटी उम्र में यानी कि 21, 22, 23 साल में अगर आप एक IAS क्वालिफाई कर देते हैं तो आपके पूरे चांसेस होते हैं कि आप इस ऊंचे पद तक आप जा सकते हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बेयरली 1 पेज, मतलब इसमें कहा जा रहा है ये जो ऑर्डर है वो केवल एक ही पेज का है, बहुत बड़ा नहीं है, एक ही पेज का है। इट लुक लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल। द गवर्नमेंट इशू 100 ऑफ ऑर्डर एवरी डे। अगर आप इस ऑर्डर को देखेंगे तो एक ही पेज में है, ठीक है। इसमें नीचे आपको देखेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी के हस्ताक्षर हैं और इसकी तुलना की गई है राइटर के द्वारा। जैसे स्कूल में ऑर्डर होते हैं, स्कूल में तो बथेरे ऑर्डर होते हैं, ठीक है, आज छुट्टी नहीं है, इस तरह के वगैरह वगैरह, वैसे ही ये ऑर्डर प्रतीत हो रहा है, ठीक है। परंतु हम आगे देखेंगे इस ऑर्डर ने खून खराबा करा दिया था, इतना खतरनाक वायलेंस हो गया था, ठीक है। देखते हैं तो आगे कहते हैं राइटर साहब, बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु ये वाला ऑर्डर जो 3612 है, 3612 ऑर्डर है, ये अपने में ही बड़ा खास है, राइट। एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी ओवर सेवरल ईयर, यानी कि बहुत वर्षों तक इसमें विवाद रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना आपको दिखेगा कि इसमें
उग्र आंदोलन भी हुआ है, बिल्कुल ऐसा एक कहते हैं ना, बिल्कुल लड़ाई मार हो गई थी इसमें, राइट। आइए देखते हैं क्या है। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर, यानी कि अब राइटर साहब कह रहे हैं चलिए देखते हैं कि डिसीजन कैसे लिया गया और इसका प्रभाव क्या पड़ा समाज पर, ठीक है। This order announced a major policy decision. It said 27% of the vacancy of the civil post and services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes. देखिए यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले आपने ये समझनी है, SCBC. SCBC एक एब्रिविएशन है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जिसे आप आमतौर पे OBC कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस ऑर्डर में क्या था, ऑर्डर में ये था जो सोशली सामाजिक तौर पे, इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, और वो आरक्षण का जो दर है, जो परसेंटेज है, वो कितना तय किया गया? 27%, 27%। अब यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है, क्या जो सरकार है, क्या उसके पास ये शक्ति है कि वो ऐसे आरक्षण तय कर सकती है? क्या ऐसा है? क्योंकि हम जब अनुच्छेद 16 यहाँ पर आप देख रहे होंगे आर्टिकल 16 पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 16 में लिखा गया है कि कोई भी सरकारी पद होंगे, जो सरकारी सर्विसेज होती हैं, पोस्ट होती है, वहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। परंतु यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि आरक्षण तो एक भेदभाव हुआ ना, तो कि क्या ये आरक्षण किया जा रहा है तो ये अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका अनुच्छेद 16 में ही जो इसका क्लॉज 4 है, और बाद में इसमें क्लॉज 4A जोड़ा गया था 77वें संशोधन द्वारा। आई रिपीट, आर्टिकल 16 में ही जब आप क्लॉज 4 देखेंगे या 4A देखेंगे, 4A किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर आप देखेंगे 77th अमेंडमेंट से ये जोड़ा गया है। तो 77वें संशोधन से जो 4A जोड़ा गया है या उससे ऊपर जो क्लॉज 4 है, वो बात करता है कि अगर स्टेट चाहे, अगर राज्य चाहे, तो अगर उनको लगता है कोई कमजोर वर्ग है, उसको आरक्षण देके एक समानता में लाया जाएगा, तो वो ला सकता है। और 4A क्या करता है? इसको कहीं ना कहीं आरक्षण को एक अनुसूचित जाति की तरफ पहुंचा देता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि जो राज्य है, यानी कि जो स्टेट है, उसके पास ये शक्ति है कि वो आरक्षण कर सकता है। आरक्षण क्यों किया जाता है? अगर उसे मैं सकारात्मक तरीके से देखूं तो वो ये होता है कि समाज में जो निचले कुचले लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं समानता की तरफ लाने के लिए, यानी कि उनको एक विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, राइट, जिससे कि अंत में क्या है? समानता। तो यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है। SCBC और आर्टिकल 16 के बारे में भी आपने ध्यान देना है। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है? जो हमारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, परंतु ये भी याद रखेंगे आर्टिकल 16 की, जैसे कि मैंने अभी अब बताया आपको, क्लॉज 4 और क्लॉज 4A बात करता है आरक्षण की, ठीक है। तो जो SCBC है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू अ कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड, ठीक है, जिसे हम OBC कह देते हैं, राइट, by the government. The benefit of job reservation was till then available only to the scheduled caste and scheduled tribes, यानी कि जो नौकरियां होती थी उसमें जो आरक्षण मिलता था, इस मुद्दे से पहले जो ये ऑर्डर आया है 36/012 जो ऑर्डर आया है, उससे पहले जो आरक्षण दिया जाता था वो समाज के 2 ही वर्गों को दिया जाता था, वो थे SC और ST। पर जो ऑर्डर नंबर 36/012 है, इसने जो आरक्षण है वो अब OBC को भी दे दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, वर्तमान का ये चार्ट मैं आपके समक्ष लाया हूँ, ठीक है। तो पहले आप देखिए SC ST को ही दिया जाता था, परंतु ये 36/012 के ऑर्डर से हमें OBC को भी आरक्षण मिल गया। कितना मिला? 27%, राइट, 27। और हाल ही में आप जानते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको भी 10% रिजर्वेशन मिलता है। और अगर ऐसा कुल हम निकालें, कुल आरक्षण कितना है भारत में भी वर्तमान में, वो है आपका 59.50, 59.50। ये बात आपने याद रखनी। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है, यहां पर आप देखेंगे, जो ये थर्ड कैटेगरी है कॉल्ड SCBC, जैसे इसको ज्यादातर टेक्निकली में SCBC कहते हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, आमतौर पे हम इसे अदर बैकवर्ड कास्ट कह देते हैं। तो ये वॉज इंट्रोड्यूस ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस आर एलिजिबल फॉर दिस कोटा, यानी कि जो भी व्यक्ति बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करता है वो इस आरक्षण के लिए योग्य होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो निर्णय लिया गया है, यहाँ पर पहले स्लाइड देखिए, स्लाइड में आप बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई डिसीजन आया है। अब ये डिसीजन लिया किसने है ये पता करना है, यानी कि ये डिसीजन जो भी आते हैं, जैसे इस तरह के आरक्षण के डिसीजन, या ये सभी जिम्मेदार हैं या इनमें से एक कोई जिम्मेदार है, तो यहीं पर हम देखेंगे जो NCERT ने बड़ी खूबसूरती के साथ प्रश्न के द्वारा फिर उत्तर दिया है, बड़ा खूबसूरत दिया है, ये देखते हैं। द डिसीजन मेकर्स
हु डिसाइड टू इशू दिस मेमोरेंडम मतलब एक ऑर्डर ही हो गया, गवर्नमेंट पेपर पे जो निकलता है उसे मेमोरेंडम कह दिया ऑर्डर, कि ये किसने ये ऑर्डर निकाला है। क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट। आपको पता है मैंने इसमें जो हस्ताक्षर किए थे, ये जो आपका 36/012 वाला जो ये ऑर्डर है, इस पे मैंने कहा कि जॉइंट सेक्रेटरी ने इसमें साइन किए हैं। तो क्या सच में ये जॉइंट सेक्रेटरी ने ही ऑर्डर पास किया होगा? तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, इतना तो श्योर है कि जिसने इसमें हस्ताक्षर करे हैं, अर्थात जो जॉइंट सेक्रेटरी जिसने हस्ताक्षर करे हैं, उसने तो ये ऑर्डर नहीं लाया होगा, उसकी सोच तो ही नहीं होगी, ये बात तो जाहिर है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। फिर आगे कहा जा रहा है द ऑफिसर वर मेयरली इंप्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो मंत्रालय है, जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस वाला जो ये मंत्रालय है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर इस मंत्रालय से आया होगा, जिसमें जो साइन किए गए थे जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा, उन्होंने केवल इसको लागू करने के लिए साइन किए हैं, राइट। ये बात इसमें उठाई जा रही है। आगे देखते हैं। वी कैन गेस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरीज इन अवर कंट्री। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि ये जो इतना बड़ा निर्णय लिया जा रहा है, 27% जो एक आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी को या सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, एसईबीसी को, ये जो इतना बड़ा फैसला लिया गया है, ये जो हमारे समाज के जो हमारा एक समाज का जो तंत्र है, ठीक है, जैसे लोकतंत्र हम करते हैं, तो लोकतंत्र में जितने भी एक सिस्टम है, एक एडमिनिस्ट्रेशन करने का सिस्टम है, उसमें काफ़ी संस्थान इससे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। एक अकेले का काम नहीं है। आगे देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट दी सम ऑफ देम। यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप मेरे फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखा है कि हमने जैसे डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट की बात करी है, हमने प्राइम मिनिस्टर की बात करी है, हमने कैबिनेट की बात करी है, इस तरह से, राइट। तो यानी कि इसमें राइटर साहब कहना है जो प्रीवियसली हमने इतने संस्थान पढ़े हैं, मे बी उनमें से सभी संस्थान इसमें शामिल हैं। आइए देखते हैं। लेट अस गो ओवर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट यू कवर्ड देम। ठीक है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पहलू को हम देखते हैं, राइट, जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, फिर भी हम दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि इस मुद्दे से वो जुड़े हुए होंगे। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है, जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होगा, राइट, ये कहा जा रहा है। जैसे कि मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। स्टेट, राज्य तो एक परिकल्पना है, इसलिए हमें दिखता है जो परिकल्पना है, जो राज्य है, जो एक संविधान से चलता है, उसको वास्तविकता में जो चलाता है वो चलाती है सरकार, और सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसलिए हमें दिखता है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पर राष्ट्रपति भी हमें दिखते हैं और प्रधानमंत्री भी दिखते हैं, दोनों ही निर्वाचित हैं। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट वे में इलेक्टेड है, निर्वाचित है, और प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली क्या है? इलेक्टेड है, निर्वाचित है। इसीलिए हमें ज़्यादा शक्तिशाली कौन दिखता है? जो वास्तविक है, कौन? प्रधानमंत्री जी, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, एंड हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है। फॉर्मल अथॉरिटी मतलब कि जो सबसे बड़ा एक सिग्नेचर करने का अधिकार है जिसके पास, वो है हमारे राष्ट्रपति। फॉर्मल मतलब जहाँ साइन करने का अधिकार हो जाता है, राइट। जैसे कोई इमरजेंसी लगती है तो वहाँ पर जब तक राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो वो इमरजेंसी लागू कभी नहीं हो सकती, राइट, चाहे प्रधानमंत्री कितना भी कह दें। दूसरे हैं प्राइम मिनिस्टर, ये होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल द गवर्नमेंट पावर। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। यानी कि कैबिनेट मीटिंग में जितना भी जो कैबिनेट मीटिंग्स का जो निर्णय आता है, ठीक है, जैसे अगर वर्तमान से जोड़ते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो विमेन रिजर्वेशन बिल है वो लाया जा रहा है, और वो लाने का जो सबसे ज़्यादा श्रेय है वो हमारे प्रधानमंत्री को जाएगा, क्योंकि वो कैबिनेट का डिसीजन है, और कैबिनेट के जो मुखिया होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो यहाँ भी 2 पॉइंट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे तंत्र में 2 बहुत इंपॉर्टेंट पद हैं, एक है राष्ट्रपति का, एक है प्रधानमंत्री का, ठीक है। आगे देखते हैं। पार्लियामेंट की बात उठाई जा रही है, संसद की। कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। यानी कि आप सभी जानते हैं, कोई आपसे पूछेगा संसद क्या होती है, तो आप कहेंगे संसद जो है, संसद के 3 अंग होते हैं, 3 इनसेपरेबल पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट की भी बात उठाई जा रही है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? एक प्रेसिडेंट मिल गए हैं, एक प्राइम मिनिस्टर मिल गए हैं, और एक पार्लियामेंट मिल गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। सो वर ऑल ऑफ दिस पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग द ऑफिस मेमोरेंडम। यहाँ यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न उठाया जा रहा है, क्या ये जो 3 हमने देखे, प्रेसिडेंट देखा, प्राइम मिनिस्टर देखा और पार्लियामेंट देखी, क्या ये तीनों एक साथ
जिम्मेदार हैं ये जो ऑर्डर नंबर 36012 की बात उठाई जा रही है जिसमें आरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, लेट अस फाइंड आउट। द ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है जो ये ऑर्डर आया है ये एक आदमी का नहीं है, एक संस्थान का नहीं है, इसका एक ऐतिहासिक पहलू है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मतलब ये पीछे से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसमें एक आदमी जिम्मेदार या एक इंसान, एक संस्थान जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, इसका एक ऐतिहासिक पहलू है, वो हम देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979। देखिए ऐसा है, हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होगी कि वो समय समय पर एक आयोग गठित करेंगे, आयोग यानी कि कमीशन गठित करेंगे, जिसका काम होगा वो देखेगा कि समाज में जो ऐसा वर्ग है जो सामाजिक स्तर पे पिछड़ा है तो उसके लिए कुछ काम किया जाए, यानी कि आयोग गठित किया जाएगा। इसीलिए आपको दिखता है जो पहला आयोग गठित किया गया था वो काका कलेलकर के का अध्यक्षता में किया गया था। आई रिपीट, वो काका कलेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। तो पहला जो आयोग है उसका नाम है काका कलेलकर, राइट। दूसरा है वो है किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया, बीपी मंडल। ये जो व्यक्ति हैं जो आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, ये है बीपी मंडल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेकंड, तभी मैंने कहा यहाँ पर सेकंड दे रखा है क्योंकि सेकंड हमारा ज्यादा तवज्जो रखता है इस मुद्दे पे। ठीक है, इस ऑर्डर पे फर्स्ट का नाम मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट क्या है, काका कलेलकर। ठीक है, फर्स्ट काका कलेलकर, और सेकंड जो है वो है जो आयोग गठित होगा उसे हम कहते हैं मंडल आयोग या मंडल कमीशन, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, बीपी मंडल ने। ठीक है, और ये कब गठित हुआ था, 1979 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। हमें ये भी दिखेगा कि जो बीपी मंडल है ये अपनी रिपोर्ट 1 वर्ष बाद, यानी कि जो रिपोर्ट आएगी इस आयोग की वो आएगी 1980 में। ठीक है, इसीलिए अध्यक्षता करी थी बीपी मंडल ने, इसीलिए जो आयोग है किस नाम से प्रसिद्ध है, मंडल आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी है, 1980 में। कब स्थापित हुआ, 1979। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे देखते हैं, देखिए इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। देखिए यहाँ पर लिखा गया था जब बीपी मंडल का जो आयोग जब गठित किया गया था तो उनको ये सुझाव दिया गया था, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट देनी है वो किस मुद्दे पे देनी है, वो इस मुद्दे पे देनी है कि उन्होंने देखना है कि समाज में जो सामाजिक रूप से और शिक्षा के रूप से कमजोर है, आर्थिक कहीं पर भी नहीं आएगा, इकोनॉमिकली कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखेगा 2 ही आधार थे, सामाजिक और एडुकेशन, सोसाइटी सोशली एंड एडुकेशनली। जो भी वर्ग कमजोर है उस वर्ग को दर्शाना था। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे द कमीशन गेव इट रिपोर्ट्स इन 1980, जैसा कि मैंने बताया था कमीशन अपनी रिपोर्ट कब देगी, 1 वर्ष बाद 1980 पे, एंड मेड मेनी रिकमेंडेशन, बहुत सुझाव दिए उन्होंने। वन ऑफ दिस वाज द 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि इन्होंने कहा, काफी सुझाव दिए थे इस आयोग ने, परंतु जो सबसे इंपॉर्टेंट आयोग ने जो सुझाव दिया था वो दिया था कि जो जिनकी भी हम लिस्ट अपनी रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं उन लोगों को सरकारी जॉब में 27% का आरक्षण देना चाहिए। ये बात उठाई किसने, ये जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी। आई रिपीट, मंडल आयोग की रिपोर्ट। इसीलिए आप देखते हैं वर्तमान में जो ओबीसी को जो 27% का जो आरक्षण दिया जाता है उसकी जो बुनियाद है वो आपको मिलती है इसी आयोग से। और ये आयोग कौन सा है, बीपी मंडल आयोग या बीपी मंडल कमीशन, जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1980 में। ठीक है, मुद्दा वही है कि आरक्षण दिया जाए, और ज्यादातर ये लोग क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। अब जो रिपोर्ट इन्होंने दी, इस रिपोर्ट का डिस्कशन किया गया कहाँ, संसद में। ठीक है, लोकतंत्र का जो मंदिर है वहां पर इसका डिस्कशन किया गया। आइए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंटेरियन एंड पार्टीज कीप डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशन रिकमेंडेशन। अब देखिए हुआ क्या, जब इनकी रिपोर्ट संसद में रखी गई 1980 में, तो वहां पर काफी जो सांसद थे कुछ पक्ष में थे कुछ विपक्ष में थे। ठीक है, तो बार बार ये चर्चा चलती रही, और फिर आगे आपके चुनाव, आपको पता ही है कि हमारे लोकतंत्र में हर 5 वर्ष में चुनाव आते हैं। ठीक है, लोकसभा के। तो जो पार्टियां, जो राजनीतिक दल थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो इसको भी अहम मुद्दा बनाती थी कि अगर वो सत्ता में आएंगे, अगर सरकार बनाते हैं, तो जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है जिसके तहत 27% का जो आरक्षण की बात की गई है उसको
अपनाया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर एक पार्टी का नाम आएगा जिसका नाम है जनता दल। जनता दल जो राजनीतिक दल है उसने कहा था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो ये होगा, जो मंडल आयोग की जो ये रिपोर्ट है उसको हम लागू करेंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर हमें दिखता है कि जनता दल सत्ता में भी आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं वो वीपी सिंह को बनाया जाता है। तो वीपी सिंह की आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनका नाम है वीपी मंडल। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जब ये सरकार में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए अब देखिए प्रयास करेंगे। लेट्स सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। यानी कि आपको पता ही है, ये हम जानते हैं, आप में से जो नहीं जानता मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो आपके कभी भी संसद जो होती है, जैसे मैंने अभी कहा, वो संसद के भाग होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप संसद को परिभाषित करते हैं, पार्लियामेंट को डिफाइन करते हैं, तो आप कहेंगे पार्लियामेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। पर एक बात याद रखिएगा, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चाहे पार्ट हैं पार्लियामेंट के, परंतु वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं। राष्ट्रपति कभी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होते हैं, सांसद नहीं होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसीलिए आप देखेंगे जो नॉर्मल बैठक होती है उसमें राष्ट्रपति हमारे नहीं बैठते हैं, परंतु जब कोई साल खत्म होता है और साल खत्म होने के बाद जो दूसरा साल आता है उसका जो पहला सत्र होता है वहां पर राष्ट्रपति भाषण देते हैं अपना। और वैसे ही जैसे जब कोई नई सरकार गठित हो जाती है, जैसे 5 साल बाद आप जानते हैं चुनाव होते हैं और नई सरकार गठित होती है, तब भी उसका जो पहला सत्र होता है वहां पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपना भाषण देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट हैं, जब ये नई सरकार बनती है जनता दल की, तो वहां पर हमें दिखता है कि प्रेसिडेंट ये घोषणा करते हैं कि जो जनता दल आई है वीपी सिंह के अंतर्गत, वो ये चाहती है कि जो ये मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर डिस्कशन किया जाए और उसको लागू किया जाए। ठीक है, तो 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। यानी कि 6 अगस्त 1990 को जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट मतलब जो सरकार बनती है, सरकार में जो मंत्री होते हैं टॉप लेवल के, क्योंकि उन टॉप लेवल के मंत्री को हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, यानी कि इनके पास अपना एक मंत्रालय होता है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं, निर्मला सीतारमण क्या एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि उनके पास फिनेंस है। मैं कहूंगा कि जो राजनाथ सिंह है, क्या वो एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है? बिल्कुल, क्योंकि उनके पास डिफेंस है। तो इस तरह से जब आपके पास पोर्टफोलियो होता है तो आप कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो हमारे वहाँ जो लोकतंत्र का जो सिस्टम हम अपनाते हैं वहाँ पर सबसे टॉप लेवल के डिसीजन मेकर होते हैं। यानी कि अगर उन्होंने जो कह दिया तो वही होता है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, 6 अगस्त 1990 रिपोर्ट आई थी 1980, याद करिए। तो 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के अंतराल के बाद हमें क्या दिखता है कि कहीं ना कहीं जो यूनियन कैबिनेट है वो ये निर्धारित करती है औपचारिक रूप से, ऑफिशियली, कि अब हम जो आयोग ने रिपोर्ट दी है, खासकर जो 27% वाली बात है, उसको हम लागू करेंगे। राइट, ये बात यहाँ पर उठाई जा रही है। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू द स्टेटमेंट बोल, यानी कि अगले दिन जो संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनको भी इस बारे में सूचना दे दी जाती है। कब? 7 अगस्त 1990 को, कि हम जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है, जो प्रावधान है मंडल आयोग के, जो उन्होंने नियम दिए हैं, उनको हम लागू करने जा रहे हैं। राइट, तो जो डिसीजन था कैबिनेट का, अब ये किसको दिया जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यानी कि अब हम वही पहले वाले फ्रंट पेज में आ रहे हैं जो सबसे स्टार्टिंग हमने किया था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी साइन कर रहे हैं ऑर्डर नंबर 36/012। अब देखिए यहाँ पर हम पहुंच गए बिगिनिंग में। अब यहाँ से जब यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया है, संसद में भी बता दिया है, इसके पश्चात अब ये ऑर्डर निकाला जाएगा। अब ऑर्डर देखिए, ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास सचिव बैठे होते हैं। ज्यादातर हर मंत्रालय में जुड़ा हुआ एक सचिवालय होता है, सचिवालय में मुख्य सचिव बैठते हैं। तो ये मुख्य सचिव द्वारा ये ऑर्डर पे हस्ताक्षर किए जाते हैं और ये ऑर्डर निकाला जाता है। राइट, तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ऑर्डर है 36/012, ये कब निकलता है? 13 अगस्त 1990। 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट डिसाइड कर रही है कि हम इसको पारित करेंगे। 7 अगस्त 1990 को संसद के दोनों सदनों में ये बात पहुंचा दी जाती है और 13 अगस्त 1990 को ये ऑर्डर पारित हो जाता है। ये ऑर्डर निकाल दिया जाता है एक सचिवालय के द्वारा, एक सचिव के द्वारा, जो मुख्य सचिव है, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो, ठीक है, उनके द्वारा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कितने लोग शामिल हैं। राष्ट्रपति ने आयोग गठित किया क्योंकि संविधान में लिखा है कि जो भी सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उनके लिए आयोग गठित किया जाए, इसलिए काका कलेलकर आया। उसके बाद 1979 में हमने देखा बीपी मंडल आयोग गठित हुआ, उसने रिपोर्ट दी जिसको आने में 10 साल लग गए। 10 साल आए
फिर इस तरह से आपने देखा कि कितने लोग इसमें शामिल हैं, राइट। तो ये कड़ी है पूरी। आगे देखते हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वॉज द मोस्ट हॉस्टिली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन टू दिस इशू। यहाँ पिक्चर देखिए, पिक्चर में आपको क्या दिख रहा होगा, एक दंगा दिख रहा होगा। मैंने कहा था कि कुछ इस ऑर्डर से, ऑर्डर नंबर 36012 से क्या होता है, खून खराबा हो जाता है। तो खून खराबा ही हुआ। क्यों? सिंपल सा आप समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो ओबीसी पक्ष के नहीं होंगे, जो कहीं ना कहीं गुस्से में आ गए होंगे, क्योंकि जो 27% जो पद हैं वो तो घेर चुके हैं। तो इसीलिए एक तरफ सपोर्ट में होंगे जो खासकर ओबीसी कैटेगरी के होंगे, और कुछ लोग विरोध में होंगे जो ओबीसी कैटेगरी के नहीं होंगे, राइट। It led to widespread protest, counter-protest, some of which were violent. People reacted strongly because the decision affected thousand job opportunities. अब सोचिए, हर साल अगर मैं कह रहा हूँ कि 1000 पद आते हैं, ठीक है, हर साल मानते हैं 1000 पद आते हैं, तो लगभग आपका 270 पद तो रिजर्व हो चुके हैं। और हर साल अगर लाख पद आते हैं तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी है वो ज़्यादातर नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि अब पद बचे ही नहीं है। ऑलरेडी एससी को रिजर्वेशन था, एसटी को था, ऊपर से रिजर्वेशन आ चुका है ओबीसी के लिए भी, ठीक है। इसलिए आपको दिख रहे हैं दंगे इतने हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं एक ऑर्डर से 36/012 ने क्या तबाही मचाई, ठीक है। तो इतना खतरनाक होता है आपका एक राजनीतिक तंत्र। Some felt that existence of inequalities among the people of different caste in India necessity job reservation। यानी कि कुछ लोगों ने जो एक सकारात्मक थे इस विषय में, उन्होंने कहा था कि देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में काफ़ी असमानता थी, अमीर बहुत अमीर था, गरीब बहुत गरीब था, क्योंकि अंग्रेजों का क्या था, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था, अब जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत क्या करेगा, भारत बात करता है, भारत का जो सिद्धांत है वो पूंजीवाद नहीं है, वो समाजवाद है। और समाजवाद क्या कहता है, कहीं ना कहीं समानता की बात करता है। तो इसीलिए जो बहुत कमजोर वर्ग है उसको आरक्षण दिया जाता है, जिससे कि वो जो लोग बहुत ऊंचे हैं उनको, जो नीचे हैं, ऊंचे और नीचे को बराबर किया जाए, एक हद तक, पूरी तरह से बराबर ना किया जाए परंतु एक हद तक बराबर किया जाए। तो इसीलिए आरक्षण दिया जाता है। तो इसलिए काफी लोग इस 27% का जो आरक्षण है उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment। यानी कि वो लोग कह रहे हैं कि अब इससे क्या होगा कि ज़्यादातर क्या हो रहा था, पक्षपात होता था, पक्षपात नहीं होगा। यानी कि जिन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा था सरकारी विभाग में आने का, उनको मौका दिया जाएगा, ठीक है। Other felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward class communities। यानी कि वही जो अदर जो बैकवर्ड कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि जनरल लोग हैं, वो लोग क्या हो जाएंगे, आक्रोशित हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ तो गलत हो गया है ना। पहले से जो पोस्टें हैं अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर आपको देखूँ एक बार, इसको समझेंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर से आप समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, अभी ईडब्ल्यूएस तो अभी आया है, अभी हम यहाँ की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे जो रिजर्वेशन है वो लगभग 49.50 49.50% रिजर्वेशन किसका है, एससी एसटी और ओबीसी का हो गया है। तो बचे हुए पद कितने, 50%। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो जनरल कैटेगरी थी वो काफी नाराज हो गई थी, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे इस मुद्दे के। आगे देखेंगे। दे वुड बी डिनाइड जॉब इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड। यानी कि जनरल कह रहे हैं कि भैया हम हो सकता है ओबीसी से ज्यादा क्वालिफाइड हैं, फिर भी हमें जॉब नहीं दी जाएगी, ठीक है। इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। सम फेल्ट दैट दिस वुड परपेचुअल कास्ट फीलिंग अमंग द पीपल हैम्पर नेशनल यूनिटी। यानी कि कुछ कह रहे हैं कि भैया इससे जातिवाद बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जातिवाद अगर बढ़ेगा, और जो हमारा देश, हम अखंडता की बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक शब्द है अखंडता, इंग्लिश में हम इंटेग्रिटी कहते हैं, जिसको 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था उससे हमारे उद्देश्य का यानी कि प्रेमबल में जोड़ दिया गया है। यानी कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, अखंड होना चाहिए। परंतु ये भारत की अखंडता पे इस तरह के जो आरक्षण होते हैं वो प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, क्योंकि जातिवाद आएगा तो ये जो एकता है वो खत्म हो जाएगी, और जहां एकता खत्म हुई तो देश की अखंडता है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी डोंट डिस्कस वेदर द डिसीजन वाज गुड और नॉट। आप देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है राइटर के द्वारा। राइटर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर हम ये बात नहीं करेंगे जो ये डिसीजन, ये जो ऑर्डर आया है 36012 का, ये सही है या गलत है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। We only take the example to understand how major decisions are taken to implement the country to resolve this dispute। यानी कि हम देखेंगे कि we only take this example to understand how, मतलब हम ये जो जितना भी हमने पढ़ा भी वो उदाहरण के रूप में हमने लिया है कि किस तरह से जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी वजह से समाज में कैसा, मतलब समाज कैसा हो जाता है, या तो उग्र हो जाता है, वायलेंस करने लगता है,
या अच्छा विकास होने लगता है समाज का। मतलब ये जो डिसीजंस, ये ऑर्डर्स होते हैं, राइट, ये ऑर्डर इतने घातक होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न है कि ये अगर जैसे कोई ऑर्डर है, ऑर्डर निकाला गया और उसके बाद डिस्प्यूट हो गया, जैसे कि हमारे एग्जांपल में आप देख रहे हैं ऑर्डर नंबर 36012 ऑर्डर निकल रहा है। अब इतना भयानक ये डिस्प्यूट हो गया है, एक भारत की अखंडता पे बात आ गई है, एक तरफ जनरल है, एक तरफ ओबीसी। अब क्या है, तो हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। अब प्रश्न चिन्ह आता है कि ये डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगा। लेट्स सी। तो यहाँ पर आप स्लाइड में देखेंगे जुडिशियल सिस्टम। आप जानते ही हैं भारत में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उनके पास शक्ति है कि वो क्या कर सकते हैं, इस तरह के मुद्दे, यानी कि जो ऑर्डर निकाले जाते हैं जिसका आधार जो संविधान में है, ठीक है, याद रखिएगा मैंने क्या कहा, जिसका आधार संविधान में है, तो वहां से अगर कोई डिस्प्यूट निकल के आता है तो उस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें अपने निर्णय से, ठीक है। अगर उनको लगता है ये गलत है, ये ऑर्डर ही गलत है, तो उस ऑर्डर को वो लोग क्या कर सकते हैं, इस ऑर्डर को रद्द भी कर सकते हैं। इतनी शक्ति है हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इनके अलावा जितने भी कोर्ट है उनके पास ये शक्ति नहीं है, क्योंकि संविधान को इंटरप्रिटेट करने की, इंटरप्रिटेशन यानी कि जो संविधान में लिखा है उसको समझाना, उसकी परिभाषा देने को हम कहेंगे इंटरप्रिटेशन। तो ये इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आगे देखते हैं। दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर दैट ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इंप्लीमेंटेशन। यानी कि अब जितने भी लोग, खासकर ऑब्वियसली ये जनरल कैटेगरी के लोग होंगे, उन्होंने क्या किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ऑर्डर नंबर 36012 है इसको इनवैलिड किया जाए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच ऑल दिस केस टुगेदर। यानी कि अब इतने ज्यादा पिटीशन आ गई है, इतनी ज्यादा याचिकाएं आ गई हैं। अब यहाँ पर एक विकल्प होता है हमारा कि हम क्या करते हैं कि कोर्ट क्या करती है, सभी याचिकाओं को जिसका संदर्भ होता है एक ही मुद्दे से, और यहाँ पर एक ही मुद्दा है आरक्षण ओबीसी का, तो सभी को एक साथ बंच कर देती है और एक नाम दे देती है, ठीक है। और वो नाम दिया गया यहाँ पर इंदिरा साने केस, इंदिरा साने केस एंड अदर्स। तभी आप देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट पूरा है, इंदिरा साने केस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्योंकि कौन लाई थी, आप जानते ही हैं, केंद्र सरकार जो कैबिनेट लाई थी, जनता दल की सरकार लाई थी, राइट, ये बात आपने याद रखनी है। तो उसके विरुद्ध ये केस होता है, ये केस है 1992 का, ठीक है। 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्ग्यूमेंट फॉर दिस। यानी कि यहाँ पर जो निर्णय दिया गया वो 11 जजेस ने दिया गया, यानी कि जो बेंच गठित हुई थी ये 11 जजेस की बेंच थी, ठीक है। इतना अहम मुद्दा था ये। इसी में एक बात याद रखेगा, भारत का अभी तक 2023 की बात मैं कर रहा हूँ, आज 28 सितंबर है, तो आज तक का सबसे बड़ी बेंच जो जिस केस में बैठी है वो है केशवानंद भारती केस। 13 जजेस बैठे थे इसमें, 13 जजेस, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमें ये देख रही है 11 जजेस की बेंच, यानी कि इंदिरा साने केस, राइट, 1992 का। तो यहाँ पर आप देखिए जो दोनों पक्षों को सुना गया, दोनों पक्षों को आप समझ गए होंगे, एक सपोर्ट में है और एक सपोर्ट में नहीं है। और ये दोनों पक्षों को सुनना एक किसकी विशेषता है, ये है नेचुरल राइट्स जो होता है ना, नेचुरल राइट्स कहते हैं, एक सिद्धांत होता है नेचुरल राइट्स, उसका एक सिद्धांत है कि आप दोनों पक्षों को सुनोगे, ठीक है, उसी के बाद निर्णय दोगे। दोनों पक्षों को सुना गया, फिर मेजोरिटी के आधार पर, क्योंकि मैंने कहा था 11 लोग बैठे हुए हैं, 11 जजेस बैठे हैं, तो जो निर्णय आया है वो मेजोरिटी के हिसाब से आया होगा, ठीक है। तो हो सकता है एक तरफ 6 हो, एक तरफ 5 हो, तो निर्णय आ जाएगा। तो मेजोरिटी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि जो ये ऑर्डर दिया गया है 36012 ये वैलिड है, ये खराब नहीं है, ये वैलिड है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है भाई कि स्टेट के पास पावर है कि जब भी उन्हें लगता है कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको अगर आरक्षण देना है तो दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको वैलिड माना गया। हालांकि इसके कुछ पॉइंट ऐसे थे जिनको इनवैलिड किया गया, परंतु ये जो मेन मुद्दा था आरक्षण वाला 27% वाला, इंदिरा साने केस के द्वारा हमारी जो माननीय उच्चतम न्यायालय है उसने भी इसका पक्ष रखा। किसके पक्ष में रखा? कोर्ट ने जो ऑर्डर है उसको सराहा, उसके पक्ष में बात करी, ठीक है। ये बात आपने देखनी है। अब आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट सेशन में। आइए उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है कि ये जो ऑर्डर, माफ कीजिएगा, ये जो आपको कोर्स ऑफर किया जा रहा है, ये मात्र आपको ऑफर किया जा रहा है 2999 का। हालांकि इसका जो रेट है वो 5999, फिलहाल आपको ये मिल रहा है 2999 का। आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है, सिंपल तरीके से, राइट। और जितना सिंपल पढ़ेंगे उतना आपका बेस स्ट्रांग होगा और उतना अच्छा मीन्स राइटिंग, उतनी अच्छी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो आप समझ पाएंगे, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आप देख पा रहे होंगे, और आप देख रहे होंगे इस तरह से एग्जाम रिलेवेंट जो भी डेटा होता है वो यहाँ पर अपलोड किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा टेलीफोन नंबर है, 24x7 आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा, राइट। और यहाँ पर आप देखें, ये हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है जिसे आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, राइट। और ये हमारी वेबसाइट है, देखें, UPSC
हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान, उत्तराखंड, इस तरह से आप देख रहे होंगे अलग अलग डोमेन में हमारी एक्सपर्टीज़ है। तो आप निश्चिंत रहिए, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और जिस डोमेन में भी आप इच्छा रखते हैं, आप हमें फ़ोन करके या किसी भी माध्यम से जो भी दिखाया है, आप अपनी क्वेरी को हमसे पूछ सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये जो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा। और याद रखिएगा, इंदिरा साहनी केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑर्डर नंबर 36012। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।